हेलो माय बुकवॉर्म्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स बुक बाय एंड्रयू हेवुड का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें हम इस बुक के 11th चैप्टर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे। तो व्हाट आर वी गोना टॉक अबाउट इन दिस सीरीज? फर्स्ट, न्यूक्लियर ग्रुप के बारे में हम जानेंगे एंड व्हेन दे हैड देयर फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। देन वी आर गोना कवर सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर ट्रीटीज, न्यूक्लियर फ्री जोन, न्यूक्लियर काउंसिल एंड मच मोर, for which you will have to stay tuned till the end of the video. तो let's get started. 6 and 9 अगस्त 1945 को दो बहुत बड़े एक्सप्लोजन हुए जिसने वॉर, वेपन्स और डिफेंस की हिस्ट्री बदल दी। डेवलप फ्रॉम साइंस, दिस एक्सप्लोजन brought न्यू फियर ऑफ नॉट ओनली किलिंग पीपल बट देयर जनरेशंस टू। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर बॉम्ब, जो यूएसए ने डेवलप किया अंडर महाटन प्रोजेक्ट टू बी एक्सप्लोडेड ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑन 6 and 9 August 1945, and the one to be credited for its development was J. Robert Oppenheimer. Before attack on Hiroshima and Nagasaki, they were tested in New Mexico desert on July 16, 1945, and they indeed made the USA a superpower. ये डिस्ट्रक्शन इतना बड़ा और डेंजरस था कि यूएन को इसे नाम देना पड़ा 1948 में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसमें बाद में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को भी जोड़ दिया गया। न्यूक्लियर बॉम्ब्स नॉट ओनली मेड यूएसए अ सुपर पावर बट दे ऑल्सो थ्रेटेंड यूएसएसआर's अथॉरिटी, जिसकी वजह से यूएसएसआर ने फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया 1949 में। अब इन बॉम्ब्स के साथ एक ऐसा स्टेटस जुड़ गया कि जिन भी कंट्री के पास ये होंगे उनके पास एक पॉलिटिकल प्रेस्टीज होगी, इसलिए और भी कंट्रीज़ ने इन्हें डेवलप करना शुरू कर दिया। एंटिल नाउ वी हैव 9 कंट्रीज़ जिन्होंने डेवलप किए हैं न्यूक्लियर वेपन्स, और ये जो 9 कंट्रीज़ हैं इन्हें हम न्यूक्लियर ग्रुप बुलाते हैं। Their first test and their mission name plus the number of nuclear warheads these countries have are written on the screen, क्योंकि दिसंबर 2024 में एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ कंट्रीज़ दे दी थी और उनमें बोला गया था कि आपको मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन कंट्रीज़ के कितने हैं उसके हिसाब से उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो नेक्स्ट ये भी आ सकता है कि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियर वॉरहेड्स किन कंट्रीज़ के पास कितने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है 1962 द ईयर ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जहाँ पे दोनों सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर को ये समझ आया कि दे बोथ हैड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज़, यानी कि दोनों साइड का इक्वल लॉस होगा अगर वो न्यूक्लियर वॉर करेंगे, और हो सकता है कि आगे जाके उनके पास वेल डेवलप्ड पॉपुलेशन ही ना बचे कंट्री को रन करने के लिए। इसलिए उन दोनों ने डिसाइड करा कि वो कुछ सर्टेन ट्रीटीज़ करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे न्यूक्लियर वेपन्स की। ये जो ट्रीटीज़ हैं दोनों सुपर पावर्स ने साइन करी हैं एंड आर शोन ऑन द स्क्रीन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड देयर डेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, और ये हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब कोल्ड वॉर के टाइम पे जैसे जैसे न्यूक्लियर आर्म रेस बढ़ती जा रही थी, तो उसी के अगेंस्ट में बहुत सारे पीस मूवमेंट्स होने लगे, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि गवर्नमेंट्स का तो कुछ नहीं जाएगा बट बहुत सारे लोगों की जानें जाएंगी और जनरेशन्स ख़त्म हो जाएंगी। और इनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, हम कुछ कैंपेन्स की बात करेंगे, जैसे कि यूके बेस्ड कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये फाउंड किया गया था 1958 में। देन यूरोपियन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ये 1980s में आया था। और सबसे बड़ी प्रोटेस्ट जो आई थी वो आई थी 1983 में नेटो का जो डिसीजन था कि जो यूएस है वो क्रूज़ और कुछ इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स भेजेगा वेस्टर्न यूरोप में, और 1 मिलियन पीपल ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा था लंदन में, और कुछ 6 लाख लोग जो थे वो वेस्टर्न जर्मनी में स्ट्रीट्स पे उतर आए थे। फिर आती है द इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि 2007 में लॉन्च की गई थी, और यहाँ पे कम से कम जो 200 ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ 50 कंट्रीज़ की, वो स्ट्रीट्स पे आए थे, और इनका चीफ गोल ये था कि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशन है उनको लीगली बाइंडिंग और वेरीफिएबल बनाया जाए। इसके अलावा वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में न्यूक्लियर फ्री जोन्स भी डिक्लेयर करे गए। सबसे पहला था द एंटार्क्टिक फ्री जोन 1959 में, फिर लैटिन अमेरिकन एंड करेबियन फ्री जोन 1967 में, एंड द साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन्स 1985 में। द ट्रीटी ऑफ पेलिनदाबा declared Africa to be nuclear free zone, as did the Bangkok Treaty in relation to the Southeast Asia. अब देखो, ये जो पीस मूवमेंट्स वाला पार्ट है ना, ये अभी तक पूछा तो नहीं गया है, बट वो लोग हर बार इस बुक में से कुछ नए फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं और उनको एग्ज़ाम में दे रहे हैं, तो हमको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है। हो सकता है कि जैसे हमारा जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उनमें, या फिर जो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है उसके अंदर हमारे टॉपिक्स हैं ना कि सोशल मूवमेंट्स एंड ऑल, तो हो सकता है कि ये मूवमेंट्स भी पूछ लिए जाएँ। तो आपको इसलिए पूरी तरह से, आपको और हमको पूरी तरह से तैयार रहना है हर क्वेश्चन के लिए।
और इसके अलावा कुछ ऐसी टर्म्स हैं इस चैप्टर में जो कि इम्पॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूएस के प्रेसिडेंट्स ने दी हैं या फिर यूएस ने उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी में यूज़ करा है। और यूएस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एनटीए का। तो पहली टर्म है रोग स्टेट। जो रोग स्टेट होती हैं वो यूएस की पॉलिसी मेकर्स उसको यूज़ करते थे, यानी कि ये वो स्टेट्स होती हैं जो कि थोड़ी सी एग्रेसिव स्टेट होती हैं और ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको यूज़ करती हैं और टेररिज्म के साथ इनका एसोसिएशन है। तो ऐसी स्टेट्स को यूएस रोग स्टेट कहता था और इन्हीं के लिए आई थी बुश डॉक्ट्रिन, जो कि ये कहती है कि यूएस अपने प्रोटेक्शन में, अपने बचाव में पहले ही मिलिट्री एक्शन लेगा उन स्टेट्स के अगेंस्ट जहाँ पे रिजीम चेंज हो रही होगी या फिर जो टेररिस्ट को हार्बर कर रहे होंगे और वहाँ पे रिजीम इस तरह से चेंज हो रही होगी कि वो यूएस को थ्रेटन करेंगे, स्पेशली अगर वो लोग WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को जो है डेवलप कर रहे हों। और इसी के साथ प्रेसिडेंट बुश जो हैं वो कुछ स्टेट्स को एक्सिस ऑफ ईविल बुलाते हैं। उसमें आती हैं इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया एंड नॉर्थ कोरिया। इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं या फिर ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अपने पास रखती हैं या फिर ये रिजीम चेंज वगैरह करना चाहती हैं गलत, और ये अपने एक्शंस में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। इसके अलावा कुछ मेजर न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स भी हमको याद रखने हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स हैं ये, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुके हैं, स्पेशली इन 2-3 बार से। तो पहला है शित्तिम डिज़ास्टर, 1957 में सोवियत यूनियन में हुआ था। 3 माइल आइसलैंड इंसिडेंट 1979 में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। भोपाल गैस स्ट्रैटेजी 1984 इंडिया में हुई। चर्नोबिल डिज़ास्टर 1986 सोवियत यूनियन में हुआ। ये दोनों बहुत बार आ चुके हैं। एंड फ्यूकुशिमा दिलाची डिज़ास्टर 2011 जापान में हुआ। और न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में बात करते हुए हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं 2 मेजर एजेंसीज़ को, जिसमें से पहली है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको 1957 में फाउंड किया गया था। इसका मोटो है एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये चाहती है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको सेफली, सिक्योरली यूज़ करा जा सके और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करा जा सके। और ये कंट्रीज़ पे चेक भी रखती है सीक्रेटली, कि जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स तो डेवलप नहीं कर रहे हैं। और साथ ही में ये प्रमोट करती है न्यूक्लियर क्लीन एनर्जी को या फिर न्यूक्लियर का यूज़ अच्छे के लिए एग्रीकल्चर में। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रह चुका है और इसको बिगनिंग में ही इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था 1957 में। इसके अलावा आता है द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप था ना, स्पेशली इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट अपना कंडक्ट करा था स्माइलिंग बुद्धा, उसके बाद बनाया गया था, क्योंकि यूएसए को कानो कान खबर नहीं हुई थी कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया है और उसका टेस्ट कर लिया है। जब उसका टेस्ट हुआ तब उसको खबर हुई, तो इससे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था। तो उसने एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया जिसका काम ये है कि वो कंट्रोल करेगा न्यूक्लियर मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को, उसकी टेक्नोलॉजी को, उसके इक्विपमेंट को। और आज जो है एनएसडी के अंदर 48 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें से कि बिग पावर्स भी हैं, जैसे कि यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया और बहुत सारी यूरोपियन नेशंस भी हैं। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया एक तो एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है और साथ में चाइना जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक करता है। चाइना हर बार यहाँ पे वीटो कर देता है। और जो इंडिया है, लेकिन उसको 2008 में इंडिया को एक स्पेशल वेवर मिला था, जिसकी वजह से वो ट्रेड कर सकता है टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल इस ग्रुप के साथ, यानी एनएसजी के मेंबर्स के साथ। बस दैट्स इट। इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने वो सब कवर करी हैं, और उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूक्लियर वेपन्स के चैप्टर्स में से पूछी जाती हैं या इस टॉपिक में से पूछी जाती हैं, मैंने वो सब कवर करा है। तो आज की सीरीज़ का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। मुझे बताइए कि आप लोगों को और किन चीज़ों के ऊपर, क्या टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ अपनी वीडियोज़ में तो वो भी मुझे बताइएगा। एंड फॉर नाउ आई विल टेक अ गुड बाय टू यू। बाय बाय एवरीवन।